हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सेकंड पार्ट, जिसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो इंट्रोडक्शन को बहुत लंबा ना ले जाते हुए आइए हम शुरू करते हैं। इसको ध्यान से पढ़िएगा, आपका लास्ट तक एक सिंगल डाउट भी नहीं बचेगा, इस चीज़ की मेरी आपको गारंटी है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? अगेन, इलेक्ट्रिक वर्ड इज़ रिलेटेड टू चार्ज। करंट जो है उसका मतलब होता है फ्लो। करंट इंग्लिश का वर्ड है विच मीन्स फ्लो। फ्लो मीन्स बहाव। इलेक्ट्रिक रिलेटेड टू चार्ज, करंट मतलब फ्लो। फ्लो मतलब बहाव, किसी चीज़ का बहाव। मान लीजिए हवा चल रही है, तो उसके लिए भी हम वर्ड यूज़ करते हैं एयर करंट, मतलब हवा का बहाव। नदी में, नहर में कहीं पर पानी का बहाव है, पानी चल रहा है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं वाटर करंट। क्या हमें इतनी बात समझ आई? सिमिलरली, सेम इसी तरीके से, यदि किसी वायर में से इलेक्ट्रॉन्स का, चार्ज का फ्लो यदि होता है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। हमें समझ आया इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज़ नथिंग बट इट इज़ द फ्लो ऑफ चार्ज। इस बहाव को मेज़र कैसे किया जाए? इस बहाव को हम मेज़र कैसे करेंगे? तो समझते हैं मेज़रमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो ये टर्म है ना, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट तो जस्ट एक बहाव है। एक्चुअल में जो हम जिस टर्म को हम मेज़र करते हैं ना, हम मेज़र करते हैं इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी को। हम मेज़र करते हैं इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक बहाव है। डिनोट भी हम इलेक्ट्रिक करंट को आई से करते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी है, इसीलिए डिनोट किया जाता है आई से। बोलने में सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट आता है, बोलते इलेक्ट्रिक करंट है, एक्चुअल में ये इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी है, मतलब बहाव कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक है। तो आइए क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है। इस चीज़ को मेज़र किया जाएगा ऐसे कि चार्ज कितनी स्पीड से फ्लो कर रहा है, फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बहुत तेज़ी से चार्ज पार्टिकल बह रहे हैं तो इट मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग करंट है। स्लोली चल रहे हैं, इसका मतलब वीक करंट है। क्या हमें ये बात समझ आई? तो आई को हम लिख सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज के बहाव की स्पीड। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू को लिखा जा सकता है एन ई बाई टी। हमने ये अपनी प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कि हम क्यू को एन ई भी लिख सकते हैं, तो इसीलिए इसका दूसरा फॉर्मूला एन ई बाई टी भी लिखा जा सकता है। इतना क्लियर हुआ? आइए समझते हैं, अगली बात आएगी इसकी एसआई यूनिट पे कि इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती हैं। तो आई को कैसे लिख सकते हैं? क्यू बाई टी। क्यू को लिखते, क्यू की एसआई यूनिट होती है कूलम, अपॉन में टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड। तो आप करंट की यूनिट को कूलम बाय सेकंड कह सकते हैं, या कूलम बाय सेकंड को एम्पियर भी कहा जा सकता है। इतना क्लियर है? कूलम बाय सेकंड बोलना बड़ा लगता है, तो इसीलिए उसको क्या बोल सकते हैं हम? एम्पियर भी बोल सकते हैं। तो करंट की एसआई यूनिट जो है वो हो गई एम्पियर। ये एंड्रे मैरी एम्पियर साइंटिस्ट थे, तो उनके नाम पर है एम्पियर। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आपका कोई भी डाउट नहीं छोड़ा जाएगा, एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी। तो क्वेश्चन बनता है डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ करंट। करंट की एसआई यूनिट मतलब एम्पियर है, एम्पियर को डिफाइन करने के लिए बोला जा रहा है। डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, डिफाइन 1 एम्पियर, इस तरीके से भी कह देंगे 1 एम्पियर को डिफाइन करो, ऐसे भी कह देंगे डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ करंट। तो कैसे डिफाइन करेंगे, आइए समझते हैं कि इसको हमने कैसे डिफाइन करना है। आई क्या होता है? क्यू बाई टी। एक बार के लिए सपोज कर लीजिए, क्योंकि मुझे स्पेशली 1 को ही डिफाइन करना है, तो चार्ज को लीजिए 1 कूलम, टाइम को लीजिए 1 सेकेंड। तो 1 बाई 1, जैसे कोई भी सपोज ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में से 1 कूलम चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है, और 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है कितनी देर में? 1 सेकेंड में। एक एंड से दूसरे एंड पर जाने में कितना टाइम लगा रहा है वो? 1 सेकेंड टाइम लगा रहा है। इतना हमें समझ आया? और अच्छे से समझते हैं इसको। मान लीजिए आई को क्या लिख सकते हैं? क्यू बाई टी। क्यू 1 कूलम, टाइम 1 सेकेंड। तो 1 कूलम बाई सेकेंड, कूलम बाई सेकेंड को क्या बोलना है? 1 एम्पियर। तो करंट को 1 एम्पियर तभी कहा जाएगा, करंट को 1 एम्पियर तब कहा जाएगा जब कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक
1 कूलम चार्ज फ्लो करने में 1 सेकंड लगाए, मतलब इतनी स्पीड से चले कि उसको एक एंड से दूसरे एंड पर जाने में सिर्फ 1 सेकंड लगे 1 कूलम चार्ज को, तो हम कह देंगे करंट कितना है, 1 एम्पियर का करंट है। कभी भी 1 एम्पियर 1 न्यूटन कुछ इस तरीके से डिफाइन करना होना, तो फॉर्मूले में जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं आप उन दोनों को 1 2 है 3 है जो भी, उन सबको 1 1 1 कर लीजिए। इस तरीके से हम चीज़ों को डिफाइन कर पाते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इन्हीं चीज़ों को आपके जो भी छोटे छोटे डाउट है, हर एक डाउट को ना बहुत अच्छे से क्लियर करने के लिए एक बार थोड़ा सा पुराने टॉपिक पर बात करते हैं जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, चार्ज। सम प्रीवियस टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रीवियस टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस पर एक बार बात करते हैं वापस से, क्योंकि इसकी ज़रूरत यहाँ पर भी पड़ेगी। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज पे, दोबारा से हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज पे। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम चार्ज। मैं चाहती हूँ आपको कोई भी डाउट ना बचे और आपके एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन भी क्लियर हो। तो उसके ये वाला क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, अनसोल्व्ड क्वेश्चन। तो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। बच्चे 1 कूलम चार्ज जो है ना वो बहुत बड़ा चार्ज होता है, छोटा चार्ज नहीं होता, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के पास तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन के पास बहुत थोड़ा चार्ज होता है, और 1 कूलम कितने इलेक्ट्रॉन को मैं कंबाइन करूँ कि 1 कूलम चार्ज बन जाए। तो हम जानते हैं Q = N नहीं होता है, चार्ज मैं चाहती हूँ कितना हो, 1 कूलम बनना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। E को लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, यहाँ से निकल जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉइंट हटाएंगे तो 10/16 माइनस का 19 ऊपर जाएगा 10⁻+19, डिवाइड करते हैं 10 को 16 से, सबसे पहले नहीं जाएगा तो 0, अपनी मर्जी से 0 लगाएंगे, 0.16 इंटू 6 96, 4 बचा, ऊपर से 0 को हमने लिया, 16 2 ज़ा 32, 8 बचता है तो 5 पे जाएगा, 18 16 5 ज़ा 80। तो इस तरीके से हमने डिवाइड किया तो 0.625 इंटू 10⁻19। साइंटिफिक नोटेशन में यदि इसको लिखना चाहें फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट 6.25, तो पॉइंट ये हो जाएगी 10⁻18। इतना आई होप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है। तो 1 कूलम चार्ज बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6.25 इंटू 10⁻18। जब इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वायर में से फ्लो करेंगे और एक एंड से दूसरे एंड पर जाने में इतने इलेक्ट्रॉन अगर 1 ही सेकेंड लगाएं, तो इसका मतलब 1 एम्पियर करंट कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है। ये आप रट भी सकते हैं यहाँ से कि 1 कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और क्वेश्चंस देखिए, और क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं यहाँ से। एक बॉडी है ए, उसके पास पॉजिटिव चार्ज है। एक बॉडी है ए, ऐसा क्वेश्चन में गिवन होगा। ए बॉडी ए वो अट्रैक्ट कर रही है दूसरी बॉडी, वो अट्रैक्ट कर रही है, अट्रैक्टिंग अनदर बॉडी बी। बी के पास चार्ज जो है वो मुझे बताना है। मैग्नीट्यूड तो नहीं पूछा कि कितना चार्ज है, हमसे ही पूछा चार्ज का नेचर क्या है। बी के ऊपर जो चार्ज है, बी के ऊपर चार्ज का नेचर पूछा है। तो बच्चे पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट कर रही है, तो ऑफकोर्स बी के ऊपर कैसा होगा, नेगेटिव। पर ये सफिशिएंट आंसर नहीं है, तो नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। याद करें पेपर वाला एग्जाम्पल, न्यूट्रल चीज़ें भी अट्रैक्ट होती हैं चार्ज बॉडी से। दूसरी तरीके से कैसे पूछा जाएगा, बॉडी ए है, उसके पास नेगेटिव चार्ज है। ए बॉडी के पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव। अगेन अट्रैक्ट कर रही है किसको, बॉडी बी को। इट इज़ अट्रैक्टिंग बॉडी बी। बी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, तो बी बॉडी के ऊपर चार्ज बताना है। बी बॉडी के पास चार्ज कौन सा हुआ, तो बी बॉडी के पास अगेन नेगेटिव अट्रैक्ट कर रही है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी अट्रैक्ट कर रही है, तो पॉजिटिव और न्यूट्रल कुछ भी हो सकता है। तो मतलब आप न्यूट्रल को स्किप नहीं कर सकते, आपका आंसर गलत माना जाएगा ऐसे। तो पूरा बताएं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और क्या हो सकता है, ए बॉडी है, उसके ऊपर खुद नेगेटिव चार्ज है। अब वो क्या कर रही है, दूसरी बॉडी को रिपेल कर रही है, वो दूसरी बॉडी को रिपेल कर रही है। अगर रिपेल कर रही है बी बॉडी को, तो श्योरली बी पर नेगेटिव ही होगा। रिपल्शन में एक ही आंसर होता है, श्योरली नेगेटिव ही होगा, सेम ही होगा, तभी रिपल्शन है। अट्रैक्शन में न्यूट्रल भी हो सकता है, अपोजिट चार्ज भी हो सकता है। तो आप ध्यान रखें इन क्वेश्चंस का। आइए देखते हैं और क्या पूछा जा सकता है। अच्छा, एक और बात,
हम आगे बात करेंगे सारे ही कंडक्टर क्यों भाई। देखिए हर चीज़ एटम से बनी हुई है, तो कंडक्टर भी ऑफ कोर्स एटम से बना हुआ है। एटम में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आगे न्यूक्लियस से बाउंड होता है। तो इंसुलेटर्स होते हैं उन मटेरियल में जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये बहुत टाइटली बाउंड होता है न्यूक्लियस से, तो वायर के अंदर फ्लो नहीं कर सकता ये इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर में बहुत फ्री होता है, मतलब लूजली बाउंड होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन ईजिली फ्लो कर सकता है थ्रू द वायर। तो जब चार्ज का बहाव होगा तभी करंट के बारे में बात होगी। तो चार्ज का हमने बेसिकली बहाव कराना है, तो वो कंडक्टर के लिए ही पॉसिबल है। अगली चीज़ आ जाती है, यूनिट्स पे हम बात कर रहे थे, तो ज़रूरी नहीं आपको क्वेश्चन एम्पियर में दिया हो। क्वेश्चन एम्पियर की बजाय मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर इस फॉर्म में भी दिया जा सकता है। आपको मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में भी दिया जा सकता है, तो आप कन्वर्ट करेंगे एसआई यूनिट में। 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होते हैं, मतलब डिवाइड करना पड़ता है आपको 1000 से। माइक्रो में 10⁻6 एम्पियर होते हैं, मतलब आपको डिवाइड करना पड़ सकता है। कितना बनेगा शायद ये 1 लाख, ये 10 लाख, 10 लाख से आपको डिवाइड करना पड़ सकता है। अगली चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमेशा कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाली, इज इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट किस प्रकार की क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर है या वेक्टर है, तो ये चीज़ है हमारे लिए। तो डेफिनेटली आंसर जो है वो स्केलर है। तो स्केलर क्वांटिटी होता है करंट, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। ये जानते हैं क्यों स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी आंसर क्यों नहीं हो सकता। सपोज एक पार्टिकल है, उस पर एक साइड भी 5 न्यूटन फोर्स लगाया, दूसरी साइड भी 5 न्यूटन फोर्स लगाया, तो नेट फोर्स हो गया, दोनों तरफ से बराबर लग रहा है, तो नेट फोर्स हो गया 0। इतना हमें क्लियर है। करंट के लिए देखिए, एक साइड से करंट आ रहा है 5 एम्पियर, दूसरी साइड से भी करंट आ रहा है 5 एम्पियर। अगर वेक्टर एडिशन के हिसाब से जोड़ूं तो नेट करंट होना चाहिए इस पॉइंट पर, मिड वाले पॉइंट पर 0। बट जब यहाँ पर एमीटर लगाकर देखा गया तो यहाँ पर जो नेट करंट था वो 0 नहीं था, नेट करंट जो था वो 10 एम्पियर था। इसका मतलब ये है कि जो वेक्टर के लॉज होते हैं, वेक्टर एडिशन के जो लॉज होते हैं, उन लॉज वो करंट नहीं मानता। करंट अपने ही लॉ फॉलो करता है, सिंपल अलजेब्रा के लॉ फॉलो करता है, वेक्टर एडिशन के लॉज को ये फॉलो नहीं करता। इसीलिए इसको हम कैसी क्वांटिटी मानकर चलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर है, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा के लॉज को फॉलो नहीं करता। क्लियर हो गई ये बात स्केलर क्वांटिटी वाली। उसके बाद अगला जो प्रश्न पूछा जाता है दैट इज डायरेक्शन ऑफ करंट। अगली जो बात है वो किसके बारे में है, डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में, कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है। ठीक है, तो अगली बात हम करंट की डायरेक्शन पे करते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट बोलें, याद रखें, तो सीधी सी बात है, करंट की डायरेक्शन होती है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव से बाहर आएगा और नेगेटिव से अंदर। ये कोई बल्ब है, पॉजिटिव से निकल रहा है करंट और घूमकर जाएगा किस में, नेगेटिव में। रीज़न क्या है इसके बिहाइंड, स्टार्टिंग में डिस्कवरी हुई थी प्रोटॉन की। प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन के ऊपर। तो जो पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ दौड़ेगा। तो जो चार्ज है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा था, प्रोटॉन जो है पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा था, तो इसीलिए हम लोगों ने मान लिया कि करंट भी पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। कुछ सालों बाद जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, तो इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है, सबको पता है नेगेटिव चार्ज होता है तो ऑफकोर्स पॉजिटिव की तरफ जाएगा। इलेक्ट्रॉन अब पॉजिटिव की तरफ जा रहा है और प्रोटॉन दूसरी साइड जा रहा था। अब हम हमारी बुक्स को तो गलत नहीं कर सकते थे ना, तो हमने करंट की डायरेक्शन को कह दिया या तो प्रोटॉन वाली डायरेक्शन बोलो आप, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव, या आप कहें कि इलेक्ट्रॉन से अपोजिट डायरेक्शन। हम पुराना चेंज नहीं करेंगे, करंट की डायरेक्शन फिर भी फिक्स है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, चाहे इलेक्ट्रॉन कहीं भी जाए। इतना क्लियर है, पॉजिटिव टू नेगेटिव याद रखेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट जैसे रोड पे चलने के लिए, हमारे लिए चलने के लिए रोड होते हैं ना, रोड बनाए जाते हैं कि हाँ भाई लोग यहाँ से चलेंगे, ट्रैफिक यहाँ से चलेगी। सिमिलरली चार्ज जो है वो हवा में से नहीं जा सकता, हवा जो है, एयर जो है वो इंसुलेटर होती है, वैक्यूम में से भी नहीं जा सकता। तो करंट के फ्लो के लिए, जैसे हम हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी के लिए फिटिंग करा के रखते हैं ना भाई, यहाँ से ये वायरिंग कर रखी है, यहाँ से करंट जाएगा। तो सिमिलरली तो जो ये वायरिंग करते हैं ना कि हाँ भाई बल्ब में, बोर्ड से लेकर बल्ब तक करंट इस वायर के थ्रू आएगा, जो ये वायरिंग करके रखते हैं ना, इस वायरिंग को ही इलेक्ट्रिक सर्किट बोला जाता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ नथिंग बट इट इज़ द पाथ असाइंड फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज।
या फ्लो ऑफ करंट भी आप कह सकते हो। करंट के लिए या चार्ज के फ्लो के लिए जो रास्ता बनाया जाता है, जो इलेक्ट्रिक फिटिंग की जाती है घर में, उसी को हम क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक सर्किट। इतना हमें क्लियर है। डायग्राम बना दिया गया है, बैटरी लगा दी गई है, ऑन ऑफ की लगा दी गई है। अब ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन ये रहता है, सॉल्व्ड क्वेश्चन, बल्ब का फिलामेंट है 0.5 एम्पियर करंट ले रहा है 10 मिनट्स में, तो आपको ये बताना उस 10 मिनट में चार्ज कितना फ्लो होगा। तो करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, टाइम को आप सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, टाइम को मिनट्स में नहीं रखना। चार्ज हमसे पूछा है, वी नो दैट I इज इक्वल टू Q/T, तो I मुझे दिया हुआ 0.5, Q मुझे निकालना है, टाइम इज 600 सेकेंड, तो 0.5 इंटू 600, तो पॉइंट हटाएंगे तो बाय में 10 इंटू 600 इज इक्वल टू Q, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 300 कूलॉम जो है वो आ गया चार्ज हमारे पास। दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ तक हमने पढ़ा है आज। आई होप आपको समझ आया। थैंक यू।